नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम भारत के इतिहास में आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जिसमें 8 से 9 लेक्चर हो चुका है दोस्तों, ठीक है। यह जो इतिहास का जो सीरीज चल रहा है दोस्तों, वो भारत का स्वतंत्रता संघर्ष जो होता है दोस्तों, उसकी जो भूमिका होती है, वास्तव में उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, वहाँ से हम लोग शुरू किए हुए हैं। और इस समय दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उसमें आप जानते हैं कि जो हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो चरण हम पढ़े हुए हैं दोस्तों, जिसमें से 5 चरण पढ़े हुए थे, और 5 चरणों में से हमने एक चरण को समाप्त कर लिया है दोस्तों, जिसे हम उदारवादी चरण कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। जो 1885 से मीन्स कांग्रेस की स्थापना से लेकर के दोस्तों 1905 तक यह जो उदारवादी चरण होता है या उदारवादी काल होता है, उसके संबंध में हम पढ़ लिए हैं दोस्तों। उसके मीन्स जो उदारवादी नेता थे, उनकी नीति क्या थी, और उनके नीति के सामने जो अंग्रेजों की नीति थी, सरकार की नीति थी, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों और कि उग्रवादी जो काल है 1905 से 1919 के बीच में, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने थोड़ा सा उसके बारे में बात किया था कि वास्तव में जो उग्रवाद, जो उग्र राष्ट्रवाद है, ये वास्तव में होता क्या है, ठीक है। और उसके बाद जो ये उग्र राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई, इसका कारण क्या था, इसके बारे में हमने थोड़ा इसका झलक देखा था दोस्तों। कि हमने देखा था कि जो कुछ ऐसे अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, कुछ राष्ट्रीय घटनाएं होती हैं दोस्तों, जिसमें से महाराष्ट्र का जो प्लेग नामक बीमारी फैलता है, उसके संबंध में हम लोगों ने देखा। तो ये कहीं ना कहीं जो एक राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई है, और यह एक बड़ी भूमिका निभाता है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। दोस्तों, इसी क्रम में हम ये भी बात करते हैं कि 1905 से लेकर के 1905 के बाद भी कुछ घटनाएं घटित हुई हैं, जिसके संबंध में पढ़ना अति आवश्यक है और उसको जानना भी जरूरी है दोस्तों। तो आइए उसी के बारे में जानते हैं। जैसे दोस्तों होता है बंगाल विभाजन, जिसे हम बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है दोस्तों। तो बंगाल विभाजन आपको पता ही है दोस्तों, यह 1905 में होता है। लेकिन यदि हम इसकी भूमिका पर बात करें दोस्तों, जो बंगाल विभाजन की जो भूमिका होती है, वह वास्तव में दोस्तों 1903 से ही शुरू हो जाती है। 1903 से ही शुरू जाती है। होता क्या है दोस्तों, यह जो लॉर्ड कर्जन होता है दोस्तों, यह सन 1903 में एक इसी बंगाल विभाजन की सार्वजनिक घोषणा करता है, ठीक है दोस्तों। और यह हवाला देता है, ध्यान दीजिए दोस्तों, यह हवाला देता है कि जो यह बंगाल प्रेसिडेंसी है, अन्य प्रेसिडेंसियों की अपेक्षा बड़ी है। इसका जो भूभाग है, भूभाग क्षेत्र है, वह अन्य प्रेसिडेंसियों के अपेक्षा यह बड़ा है, ठीक है। तो यह हवाला देता है कि यह जो बंगाल प्रेसिडेंसी है, बड़ा होने के कारण इसकी प्रशासनिक जो व्यवस्था है, वह सुचारू रूप से नहीं हो पाती है। इसी कारण इस बंगाल को 2 भागों में विभाजित करना पड़ रहा है, यह हवाला देता है दोस्तों। लेकिन वास्तव में होता क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वास्तव में दोस्तों ये अंग्रेजों की एक नीति होती है। जानते हैं क्या होता है दोस्तों, एक आपको पता होना चाहिए कि एक ब्रिटिश लेखक था दोस्तों, ठीक है। एक ब्रिटिश लेखक था, उसने इंडियन मुस्लिम नामक एक पुस्तक लिखा था दोस्तों, ठीक है। उस लेखक का नाम था विलियम हंटर। विलियम हंटर ने क्या किया है दोस्तों, एक इंडियन मुस्लिम नामक एक पुस्तक लिखा था, एक बुक लिखा था। और वह जब ब्रिटेन में लेकर गया दोस्तों, ब्रिटेन लोग पढ़े और ब्रिटेन लोगों को यह राय देता है, कौन, विलियम हंटर नामक लेखक, उनको राय देता है कि यदि आप भारत पर शासन करना चाहते हैं तो भारत को या विशेष तौर से बंगाल को 2 खेमों में बांटना पड़ेगा आपको। मीन्स ये एक
जो सांप्रदायिकता का बंटवारा है उसमें बंगाल को बांटना पड़ेगा। वही जो सम्राट होता है साथ साथ में जो वायसराय लॉर्ड कर्जन होता है उसी की बात को फॉलो करता है और इसका प्रयोग सन 1903 में पहली बार प्रयोग करता है बंगाल विभाजन के लिए। किंतु उस समय कुछ कारणों से जो बंगाल विभाजन होता है वह रुक जाता है, मीन्स बंगाल का विभाजन नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, बंगाल का विभाजन नहीं होता है। बंगाल का विभाजन तो तब होता है जब 1905 में दोस्तों। वास्तव में जो बंगाल का विभाजन होता है दोस्तों, इसका 19 जुलाई सन 1905 को इसके प्रारूप को जो जनता होती है, बंगाल की जनता होती है, उनके सामने रखा जाता है। ठीक है, उनके सामने रखा जाता है और कहा जाता है, उनको समझाया जाता है कि वास्तव में जो बंगाल का बंटवारा होगा दोस्तों, यहाँ से होने वाला है, आप इस क्षेत्र में पढ़ेंगे और आप इस क्षेत्र में पढ़ेंगे। तो 19 जुलाई 1905 को दोस्तों जो बंगाल का बंटवारा होने वाला होता है उसका प्रारूप सार्वजनिक किया गया, जनता के सामने पेश किया गया। ठीक है दोस्तों, जनता के सामने पेश किया गया। और सोचिए कि 19 जुलाई 1905 को यह घोषणा होती है, मीन्स सार्वजनिक प्रारूप पेश किया जाता है, जनता को समझाया जाता है। और 20 जुलाई को ही दोस्तों 20 जुलाई 1905 को यह घोषणा कर दिया जाता है कि अब बंगाल का विभाजन होगा। ठीक है, यह घोषणा कर दिया जाता है कि अब बंगाल का विभाजन होना तय है। फाइनली होता क्या है दोस्तों, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो जाता है। इस 16 अक्टूबर 1905 को, या यूं कहें दोस्तों, जिस दिन में 16 अक्टूबर को बंगाल का विभाजन होता है, जो बंगाल के लोग होते हैं, इस 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाया जाता है दोस्तों, शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और इसी 16 अक्टूबर को दोस्तों, इसी 16 अक्टूबर को होता क्या है दोस्तों कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी होते हैं वह इस 16 अक्टूबर को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाते हैं। इस रक्षाबंधन दिवस को मनाने का जो तात्पर्य होता है दोस्तों, इसका जो उनका मकसद होता है, मकसद ये होता है कि जैसे यह बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन होता क्या है दोस्तों, बंगाल विभाजन यह प्रशासनिक आधार पर ना होकर के, आप ये ध्यान दीजिएगा, जो बंगाल का विभाजन होता है वह प्रशासनिक आधार पर ना होकर के वह सांप्रदायिक आधार पर होता है दोस्तों। जैसा कि हम आपको अभी हवाला दिए कि जो ब्रिटिश लेखक विलियम हंटर होता है वह अपनी बुक मुस्लिम, जो इंडियन मुस्लिम होता है, जो बुक होती है इंडियन मुस्लिम, उसको उसके जरिए ब्रिटिशों को बताता है कि यदि बंगाल का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर हो जाए, मीन्स हिंदू मुस्लिम के आधार पर हो जाए, तो आप भारत पर शासन आसानी तरीके से कर लेंगे। उसी के आधार पर जो कर्जन बंगाल का विभाजन करता है वह मीन्स सांप्रदायिक आधार पर करता है दोस्तों, प्रशासनिक आधार पर नहीं। ये जो अंग्रेज होते हैं ये भारत को हवाला देते हैं, तर्क देते हैं, जो भारत की जनता होती है उनको तर्क देते हैं कि मीन्स जो बंगाल है उसका भूभाग ज्यादा लंबा है, अपेक्षाकृत जो प्रेसिडेंसियां अलग अन्य हैं उनकी अपेक्षा जो है या ज्यादा है। इसको जो प्रशासनिक एक तौर तरीका है उसको और सुचारू रूप से बनाने के लिए यह दो भागों में बांटा जा रहा है। इन्होंने यह भारतीय जनता को तर्क दिया दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं है। इनका जो वास्तविक रूप था दोस्तों, वास्तविक रूप से बंटवारा जो हुआ था दोस्तों, वह हुआ था सांप्रदायिक आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। आप जो प्रीवियस ईयर प्रश्न है, क्वेश्चन है दोस्तों, आप उनको उठाकर देखेंगे तो ये प्रश्न वहां पर कई बार उठा है दोस्तों कि जो बंगाल का बंटवारा होता है वह किस आधार पर होता है दोस्तों। ठीक है, यह कथन निष्कर्ष के भी तौर तरीके से दे देता है प्रश्न दोस्तों। ठीक है, तो ये जानना जरूरी हो जाता है। दूसरी बात यहां से प्रश्न ये भी बन जाता है दोस्तों कि जो बंगाल का विभाजन होता है दोस्तों, उसकी घोषणा कब हुई थी। ठीक है दोस्तों, उसकी घोषणा कब हुई थी इसके बारे में दे देता है। घोषणा कब हुई थी, 20 जुलाई 1905 को दोस्तों इसकी घोषणा होती है। प्रारूप के बारे में नहीं पूछने वाला है, ना तो पूछा ही है, एक दो बार ऐसे छुटपुट करके पूछ लिया है। ठीक है दोस्तों,
और फिर उसके बाद जो अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों, यह बन जाता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ, कब से लागू हुआ दोस्तों। ठीक है, बंगाल का विभाजन आपको पता है 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो गया था। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो गया दोस्तों। इसमें महत्वपूर्ण यही बनता है दोस्तों कि जो ये बंगाल का विभाजन हुआ, ठीक है दोस्तों, इसमें बंगाल का विभाजन होने के पहले बंगाल में कौन कौन से राज्य सम्मिलित थे, आपको गुण के हिसाब से दे देगा। ठीक है, कहेगा निम्नलिखित में से बंगाल के विभाजन के पूर्व निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं थे या थे। ठीक है दोस्तों, तो बंगाल के विभाजन के पूर्व दोस्तों, बंगाल विभाजन के पूर्व उसमें मिला था दोस्तों पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ध्यान दीजिएगा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बांग्लादेश, बिहार, ओडिशा। ठीक है दोस्तों, ये पूरा होता क्या है दोस्तों, इस पूरे का नाम उस समय बंगाल ही होता है, ध्यान दीजिएगा, बंगाल होता है मित्रों। ठीक है, तो आपसे यदि प्रश्न बनता है कि बंगाल विभाजन के पूर्व इसमें कौन कौन से राज्य या प्रेसिडेंसी या प्रांत सम्मिलित थे, तो आपको पता होना चाहिए पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार और ओडिशा थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जब इसका बंगाल का विभाजन हो गया, जब ये टूट गया, दो भागों में टूट गया, तो प्रश्न ये भी बन जाता है दोस्तों कि जो पूर्वी बंगाल था या पश्चिमी बंगाल था, जब टूटा तो पूर्वी बंगाल में कौन कौन सा क्षेत्र चला गया दोस्तों। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि जब ये बंगाल का विभाजन हो गया, ठीक है दोस्तों, 1905 के बाद, तो होता क्या है दोस्तों, ये जो विभाजन होने के बाद जो पूर्वी बंगाल बनता है मित्रों, पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल, इसमें दोस्तों होता क्या है, होता है इसमें ढाका, ठीक है, ढाका होता है, चटगांव हो जाता है दोस्तों, चटगांव हो जाता है, और कुछ राजशाही क्षेत्र होते हैं दोस्तों। ठीक है, कुछ राजशाही क्षेत्रों को मिला करके पूर्वी बंगाल तथा असम का क्षेत्र बनाया जाता है। ठीक है, पूर्वी बंगाल व असम का क्षेत्र बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है बंटवारा। बंटवारे के पहले जो बंगाल के बंटवारे के पहले जो क्षेत्र होता है, ठीक है दोस्तों, वह ये होता है। और बंटवारा होने के बाद मित्रों, ये जो पूर्वी बंगाल बनता है दोस्तों, जो पूर्वी बंगाल बनता है वह कौन सा होता है दोस्तों, ढाका, चटगांव और कुछ राजशाही क्षेत्र होते हैं उसमें। ठीक है दोस्तों, अब माइंड में ये भी आ रहा होगा कि जिस समय यह बंगाल का विभाजन हुआ था, जैसा कि आप जानते हैं, यदि हम भारत की नक्शे में देखें इसको, ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा पश्चिम बंगाल है, आप देखते हैं कि वह किस तरफ है दोस्तों, पूर्व की तरफ है। ठीक है दोस्तों, पूर्व की तरफ है, लेकिन जब पूर्व की तरफ है तो हम इस बंगाल को पश्चिम बंगाल क्यों कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों बात ये होता है कि जो यह पश्चिम बंगाल और जो पूर्वी बंगाल है, आप जानते हैं कि यह एक भारत के इस कोने पर है, तो ये जो होता है दोस्तों, ये होता है पूर्वी बंगाल, ध्यान दीजिएगा, ये होता है पूर्वी बंगाल और ये होता है पश्चिम बंगाल। और ये जो पूरा एरिया होता है, आपको पता ही है, भारत के पूर्व दिशा में स्थित है। किंतु आप समझ सकते हैं कि उस समय जब बात हो रही है, बंगाल विभाजन के समय इसकी बात हो रही है, तो न कि पूरे भारत की बात हो रही, इस विशेष क्षेत्र के बारे में बात हो रही है, इस बंगाल के बारे में बात हो रही है दोस्तों। जब इस बंगाल के बारे में बात हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि ये वाला पश्चिम हो जाएगा और ये वाला पूर्व हो जाएगा। इस विशेष भूभाग क्षेत्र में ये जो बंगाल है पश्चिम की तरफ में स्थित था, इसीलिए इसको पश्चिम बंगाल में कहा जाता है, पश्चिम बंगाल कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, ये भारत के नक्शे में पूर्व की तरफ है। ठीक है, लेकिन यह जो इसका विशेष भूभाग क्षेत्र था दोस्तों, बंगाल के पहले, बंटवारे के पहले,
विभाजन के पहले ये बंगाल कहा जाता था। जब विभाजन हो गया दोस्तों तो यह पश्चिम की तरफ हो गया, और जो बांग्लादेश हो गया, पूर्वी बंगाल हो गया, वह पूर्व की तरफ हो गया दोस्तों। इस कारण इसे क्या कहा जाता है, पश्चिम बंगाल कहा जाता है, जिसके नाम में आज भी परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। उम्मीद करते हैं आपके समझ में आया होगा और आ भी रहा होगा दोस्तों। ठीक है, आप इसको वीडियो को रोक करके आप इसको जरूर नोट्स में नोट डाउन कर लें, क्योंकि यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जो यह बंगाल था, ठीक है, यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस समय बंगाल का बंटवारा हुआ था, बंगाल के बंटवारे के पहले वहां की जनसंख्या कितनी थी। ठीक है दोस्तों, यह भी प्रश्न आया हुआ है, इसलिए बात करना पड़ रहा है दोस्तों। बंगाल के विभाजन के पहले दोस्तों जो बंगाल की जनसंख्या थी वह 8.5 करोड़ थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 8.5 करोड़ थी दोस्तों, जिसमें से लगभग, ध्यान दीजिएगा, इस 8.5 करोड़ में से लगभग 40% या 50% बात करें दोस्तों, 50% इस पश्चिम बंगाल में होते हैं और 50% पूर्वी बंगाल में चले जाते हैं दोस्तों। जिसमें दोस्तों जो पूर्वी बंगाल होता है, पूर्वी बंगाल में मुसलमानों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा होती है अपेक्षाकृत पश्चिम बंगाल के दोस्तों। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों 8.5 करोड़ इनकी जनसंख्या होती है। उस समय जो दोस्तों ये बंगाल का क्षेत्रफल होता है दोस्तों, यदि हम क्षेत्रफल के बारे में बात करें कि बंगाल के बंटवारे के पहले जो बंगाल का क्षेत्रफल था वह कितना था दोस्तों। उस समय बंगाल का क्षेत्रफल मित्रों 189,000 था वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, मतलब कितना हो जाता है, 1,89,000 वर्ग किलोमीटर उस समय बंगाल का क्षेत्रफल था दोस्तों। ठीक है, तो ये होता है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर हो जाता है दोस्तों कि बंगाल जो टूटा दोस्तों, वह कैसे टूटा, उसकी रूपरेखा क्या थी दोस्तों। ठीक है, क्यों टूटा, क्यों तोड़ना चाहते थे अंग्रेज। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं बंगाल विभाजन के पहले जो भारत में राष्ट्रवाद का एक उदय था और मीन्स तेजी से वह उभर रहा है दोस्तों। जो एक राष्ट्रवाद की भावना थी, खास करके उग्रवादी नेताओं में, वह जो राष्ट्रवाद की भावना थी तेजी से उजागर हो रहा दोस्तों, तेजी से प्रचार हो रहा था दोस्तों। ठीक है, इसी को रोकने के लिए जो लॉर्ड कर्जन था, यह बंगाल विभाजन की नीति को अपनाता है दोस्तों। प्रश्न कभी कभी यह बन जाता है कि बंगाल विभाजन की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी, या बंगाल विभाजन के बाद की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी दोस्तों। वास्तव में दोस्तों बंगाल विभाजन जिस समय होता है इसी के कारण, बंगाल विभाजन के कारण ही बंगाल के अधिकतम युवा जो होते हैं, मैक्सिमम जो युवा होते हैं, वह विरोध में आ जाते हैं, सरकार के विरोध में आ जाते हैं और उग्र हो जाते हैं। होता क्या है दोस्तों, इसी के चलते कलकत्ता के टाउन हॉल में दोस्तों एक सभा होती है। कलकत्ता के टाउन हॉल में एक सभा होती है और उस सभा में दोस्तों होता क्या है, उस सभा में यह बातें होती हैं, यह घोषणा होता है कि जो स्वदेशी और बहिष्कार का आंदोलन है वह शुरू होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो जो स्वदेशी और बहिष्कार का आंदोलन होता है दोस्तों, इसकी जो घोषणा होती है वह कलकत्ता के टाउन हॉल में होती है। ठीक है मित्रों, तो कलकत्ता के टाउन हॉल में ये होती है और जो यह मीन्स ये कलकत्ता के टाउन में होने के बाद दोस्तों, ठीक है, ये स्वदेशी आंदोलन तथा बहिष्कार आंदोलन के रूप में यह जो आंदोलन होता है बदल जाता है। स्वदेशी आंदोलन मतलब ये हो जाता है दोस्तों कि जो भी भारत के लोग हैं वह सरकार के अधीन तो रहें, लेकिन कम से कम स्वयं स्वतंत्रता से जिए, व्यापार कर सके। इनका अर्थ ये होता था दोस्तों कि जो भी हम करें वह स्वतंत्र होकर करें, ना कि किसी के ऊपर हम डिपेंड रहें, किसी के दबाव में रहें। इसी के विरोध में होता क्या है दोस्तों कि बहिष्कार आंदोलन शुरू हो जाता है। और बहिष्कार आंदोलन होता क्या है दोस्तों, बंगाल में जो भी विदेशी कपड़े होते हैं उनकी होलियां खेली जाती है, उनकी जला करके होली खेली जाती है दोस्तों। ठीक है, तो यह
जो स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन था दोस्तों, यह इसकी जो शुरुआत होती है, इसका जो प्रमुख कारण है दोस्तों, वह बंगाल विभाजन हो जाता है। दोस्तों यह जो स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन होता है दोस्तों, इसकी शुरुआत औपचारिक रूप से दोस्तों 7 अगस्त 1905 को हो जाती है। प्रश्न बनता है दोस्तों, जो स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 7 अगस्त 1905 को होती है मित्रों। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जिस समय यह बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन के विरोध में ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक गीत लिखा जिसका नाम है आमार सोनार बंगला। ठीक है दोस्तों, और यही आमार सोनार जो बंगला होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, यही बाद में जा करके बांग्लादेश का राष्ट्रगान बनता है। और आज भी बांग्लादेश का राष्ट्रगान है वह आमार सोनार बंगला है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें जो स्वदेशी आंदोलन तथा साथ साथ में दोस्तों जो लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन होता है, यह कुछ प्रमुख घटनाएं होती हैं दोस्तों। ठीक है, वास्तव में दोस्तों जब यह बंगाल का विभाजन हो जाता है तो लॉर्ड कर्जन का एक बहुत बड़ा जो काम होता है वह हो जाता है दोस्तों। ठीक है, उसे कहीं ना कहीं खुशी होती है बंगाल का बंटवारा करके। बंगाल का बंटवारा करने के बाद भी दोस्तों जो आनंद मोहन बोस होते हैं, आनंद मोहन बोस, उनके द्वारा दोस्तों एक फेडरेशन हॉल की स्थापना की जाती है दोस्तों। ठीक है, आनंद मोहन बोस जो होते हैं दोस्तों, भाईचारे को बढ़ाने के लिए, हिंदू मुस्लिम में भाईचारे को बढ़ाने के लिए 16 अक्टूबर 1905 को ये क्या करते हैं दोस्तों, ये फेडरेशन हॉल की स्थापना करते हैं। उसी दिन, जिस दिन बंटवारा होता है उसी दिन, हो सकता है शाम तक, 16 अक्टूबर 1905 को फेडरेशन हॉल की स्थापना करते हैं कि जो मुस्लिम भाई और जो हिंदू भाई इस तरफ उस तरफ हो रहे हैं, उनमें एक भाईचारा का भाव हो सके, उनसे मेल मिलाप हो सके। इसलिए उन्होंने क्या किया, आनंद मोहन बोस ने एक फेडरेशन हॉल की स्थापना करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जिस समय यह राष्ट्रवाद की भावना होती है दोस्तों, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चल रहा होता है, उस समय एक कार्लाइल सर्कुलर जारी होता है दोस्तों। क्या जारी होता है दोस्तों? कार्लाइल, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कार्लाइल सर्कुलर। ये एक जो कार्लाइल सर्कुलर होता है मित्रों, यह एक आदेश होता है। आदेश क्या होता है दोस्तों? यह आदेशित मीन्स यह वायसराय होता है, उस समय वायसराय नहीं, ये चीफ होता है दोस्तों, उस क्षेत्र, विशेष क्षेत्र का, बंगाल का ये चीफ होता है जो कार्लाइल होता है। ठीक है, एंड्रयूज कार्लाइल होता है। कार्लाइल क्या करता है कि उस बंगाल के क्षेत्र में दोस्तों यह एक सर्कुलर जारी करता है, जिसे क्या कहते हैं, कार्लाइल सर्कुलर कहते हैं। और सर्कुलर में होता क्या है दोस्तों, उस सर्कुलर में इसने जितने भी मजिस्ट्रेट होते हैं उनको आदेश दिया था कि उनको, उन मजिस्ट्रेटों को आदेश देता है कि आपके क्षेत्र में जो भी सरकारी विद्यालय हैं, जो भी सरकारी स्कूल हैं, उनके जो स्टूडेंट हैं, उनके जो विद्यार्थी हैं, इस स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन में एक भी विद्यार्थी सम्मिलित नहीं होना चाहिए। ये सर्कुलर था किसका? कार्लाइल का। इसीलिए इसको कार्लाइल सर्कुलर कहा जाता है दोस्तों। और ये कहा गया था कि इस आंदोलन में एक भी विद्यार्थी सम्मिलित नहीं होना चाहिए। यदि विद्यार्थी सम्मिलित होना है तो जो भी आपको सरकारी आपको आवास वगैरह या सुविधाएं मिली हुई हैं वो वापस ले ली जाएंगी और आपको सरकारी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। यही था दोस्तों, ये कार्लाइल सर्कुलर था दोस्तों। और यह कार्लाइल सर्कुलर दोस्तों 22 अक्टूबर, ध्यान दीजिएगा, 22 अक्टूबर 1905 को जारी हुआ था। ध्यान दीजिएगा, कार्लाइल सर्कुलर जो होता है दोस्तों, यह 22 अक्टूबर 1905। सोचिए कि होता क्या है दोस्तों, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का आह्वान होता है, उसकी शुरुआत होती है दोस्तों 7 अगस्त 1905 को। और यह अगस्त सितंबर को, मतलब 2 महीने बाद लगभग 22 अक्टूबर 1905 को क्या करता है, कार्लाइल सर्कुलर जारी कर देता है। कौन? कार्लाइल। आदेश देता है
कि आपके जो विद्यालय में विद्यार्थी है वह इस आंदोलन में सम्मिलित नहीं होने चाहिए। यदि होते हैं तो आपको जो सरकारी सुविधाएं दी गई हैं वह वापस ले ली जाएंगी। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए भी यह कार्रवाई जो सर्कुलर होता है यह महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद होता क्या है दोस्तों कि बंगाल में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना होती है। किस लिए दोस्तों? आपको पता है कि बंगाल ये स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के तहत भारतीय जो होते हैं, जो उग्रवादी नेता होते हैं, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के अंतर्गत ही वह क्या करते हैं, जो ब्रिटिश जो अंग्रेजों के या सरकार की जो कपड़े होते हैं और जो दुकानें होते हैं, जो शिक्षा होती है, अंग्रेजी शिक्षा होती है, सबका त्याग कर देते हैं दोस्तों। मीन्स कोई सुविधा नहीं लेंगे, जो भी सुविधा लेना है वह स्वदेशी होगा, ना कि विदेशी होगा, ठीक है दोस्तों। इसी के कारण जब शिक्षा समाप्त हो गई, दुकानें समाप्त हो गई और कपड़े समाप्त हो गए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जब कपड़े समाप्त हो गए, जब कुछ बचा ही नहीं, तो क्या हुआ, धीरे 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 अब जो भारतीय थे वह स्वयं कुछ न कुछ बनाना शुरू किए, बैंक की स्थापना किए, ठीक है दोस्तों, कारखाना, कपड़े की कारखाना शुरू किए, ठीक है, लूम लगवाए। तो इस तरीके से धीरे धीरे वो क्या कर रहे हैं, शिक्षा की जो मीन्स इंटर कॉलेज थे उनकी स्थापना कर रहे हैं। उसी के तहत होता क्या है, बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 14 अगस्त 1906 को होता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बंगाल में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना, बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना दोस्तों 14 अगस्त, ध्यान दीजिएगा, 14 अगस्त 1905 को होती है, ठीक है दोस्तों। प्रश्न बनता है, यह प्रश्न बना भी है दोस्तों, और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि यह बंगाल के विभाजन के घटना से संबंधित है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस समय शिक्षा का बहिष्कार हो गया, जो अंग्रेजी शिक्षा थी दोस्तों उसका बहिष्कार हो गया था। उसी को वापस लाने के लिए फिर क्या हो रहा है दोस्तों, शिक्षा का विकास करने के लिए अब विद्यालयों कॉलेजों की स्थापना होगी। तो होता क्या है, बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना होती है दोस्तों 14 अगस्त 1905 को, और इसके जो प्रथम प्रिंसिपल बनाए जाते हैं दोस्तों वह अरविंद घोष जी बनाए जाते हैं, ठीक है। तो बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना कब होती है दोस्तों, 14 अगस्त 1905। इसके जो प्रथम प्रिंसिपल होते हैं दोस्तों कौन बनाए जाते हैं, अरविंद घोष, ठीक है। इसके जो प्रथम प्रिंसिपल होते हैं दोस्तों, प्रथम प्रिंसिपल जो होते हैं दोस्तों वह कौन बनाए जाते हैं, अरविंद घोष बनाए जाते हैं दोस्तों। कौन? अरविंद घोष। आपको पता है कि यह जो अरविंद घोष थे यह भी एक उग्रवादी नेता हैं। उग्रवादी नेताओं में हमने आपको बताया है कि लाल बाल पाल के साथ साथ अरविंद घोष भी थे, ठीक है दोस्तों, अरविंद घोष, है ना। चलिए अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों। जैसा कि पता है कि यह जो स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन था, यह एक ऐसा आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। पहली बार किसी आंदोलन में महिलाएं भाग ले रही हैं दोस्तों, ठीक है। इस आधुनिक भारत में पहली बार महिलाएं स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन में भाग लेती हैं, और साथ साथ में दोस्तों यहीं पर श्रमिक वर्ग भी भाग लेते हैं, और श्रमिक वर्ग के राजनीतिक के बारे में बात किया जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये चीजें यहां पर होती हैं। उसके बाद होता क्या है दोस्तों, क्योंकि जो लॉर्ड कर्जन होता है वह संतुष्ट हो जाता है बंगाल का विभाजन करने के बाद। अब उसके माइंड में ये होता है दोस्तों कि ये जो कांग्रेस, आपको अब उसके जो दिमाग में चलता है दोस्तों कि कांग्रेस को तोड़ने की एक जो आशा होती है, तोड़ना चाहता है किसको, कांग्रेस को। अब इसके संबंध में दोस्तों हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। आज हमने पढ़ा कि जो उग्रवादी काल था या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था, उसका जो उदय का कारण हुआ, जो उग्रवादी चरण था, उग्रवादी काल था, ये कैसे उग्र राष्ट्रवाद की भावना से ग्रसित हुए और उसमें बंगाल विभाजन का क्या रोल रहा, उसके संबंध में हमने देखा कि कैसे बंगाल विभाजन होता है और कैसे उसमें उग्रवादी लोग उग्र हो जाते हैं तथा स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू करते हैं। इसके बारे में हमने जाना। अगले लेक्चर में दोस्तों हम एक फिर से जो इसमें कारण है
महत्वपूर्ण कारण है मुस्लिम लीग की जो स्थापना होती है उसके बारे में देखेंगे दोस्तों कि जो अंग्रेजों की एक रणनीति चलती रहती है कि फूट डालो और राज करो। ठीक है दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। ठीक है, तो फूट डालो और राज करो यह किस अधिनियम के तहत या किस एक्ट के तहत आता है, इन सब के बारे में अगले लेक्चर में बात करेंगे दोस्तों। यह लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। दोस्तों आप वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करें, जो आपके साथ पढ़ाई करते हो या आपसे संबंधित कोई व्यक्ति पढ़ाई करता है, कोई तैयारी कर रहा है तो उसके पास शेयर कर दें। दोस्तों यदि आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं तो हमको एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, नमस्कार।